हेलो एवरीवन। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले आपसे कि हम पूरी री एनालिसिस जो सी एस आई नेट जेआरएफ और आईआईटी जैम और ग्रिड में आती है उसको डिस्कस करेंगे। उसी कंटिन्यूशन में हमारा ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे काउंटिंग के बारे में कि फंक्शंस की काउंटिंग करनी होती है कि कितने फंक्शंस बनेंगे अगर कोई कार्डिनलिटी गिवन है डोमेन एंड कोडोमेन की अकॉर्डिंगली। तो उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू ये लेक्चर सीरीज अवेल करना चाहते हैं तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जो भी हम अपडेट जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जैसे भी हम अपडेट करते हैं, जैसे भी हम कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो आप इसको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको एंजॉय करें सभी वीडियोस को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं काउंटिंग के लिए। सो सपोज हमारे पास कोई मान लेते हैं कि लेट कोई एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी सपोज m है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड एक सेट बी है जिसकी कार्डिनलिटी सपोज n है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं भाई? कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। यहाँ पर अगर देखे जाए तो m टू द पावर n टू द पावर m। ठीक है, n टू द पावर, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी है? n है। सो ये हो जाएगा n टू द पावर m। ओके, ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे फ्रॉम a टू b। अगर हम सिर्फ वन वन फंक्शन की बात करें, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं, वन वन फंक्शन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, इस सारों में से जितने टोटल हैं इनमें से वन वन फंक्शन कितने होंगे? वो होता है NCM इंटू फैक्टोरियल m, और आप लिख सकते हैं NPM भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कंडीशन क्या है कि m की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू n होनी चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर वन वन पॉसिबल है। अगर ये ग्रेटर हो जाएगी तो वन वन पॉसिबल नहीं होंगे। या तो m n दोनों बराबर हो या m की वैल्यू मतलब डोमेन जो है इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए b से, कोडोमेन से। ओके, इन केस अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे? फ्रॉम ए टू फ्रॉम ए टू बी इफ m की वैल्यू, अगर हम m की वैल्यू क्या ले लेते हैं? ग्रेटर ले लेते हैं n से। ठीक है, मतलब डोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो जाए तो देखो जरा कितने हो जाएंगे। कोई फंक्शन वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं अगर m ज्यादा हो गए तो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे? जीरो। अगर आपको देखना चाहते हैं तो सपोज मैं यहाँ पर m ये हमारा a है, ये हमारे पास b है। ठीक है, अगर हम m को ज्यादा ले लेते मतलब यहाँ लेते हैं वन टू थ्री, यहाँ पर तीन एलिमेंट ले लेते हैं और यहाँ हम टू एलिमेंट ले लेते हैं। तो वन वन होने के लिए हमने मान लिया इसको इसमें मैप कर दिया, इसको इसमें मैप कर दिया। ठीक है, तो ये तो बचा रहेगी हमारे पास एक और, इससे तो प्रॉब्लम हो गई। अगर इसको यहाँ मैप करते हैं तो ये वन वन रहेगा ही नहीं, किस पे मैप करें? वन वन रहेगा ही नहीं। तो अगर ए की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा हो जाती है कोडोमेन की कार्डिनलिटी से, तो कोई हमारे पास वन वन फंक्शन हमें नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में बराबर होती है अगर तो वन वन फंक्शन मिल जाएगा, और लेस रहती है एम की वैल्यू तो भी वन वन फंक्शन मिल जाएगा, तो भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं वन एंड टू, और यहाँ पर हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है जी, तो वन को ए पे मैप कर देते हैं, इसको इस पे मैप कर देते हैं, हो गया वन वन फंक्शन मिल गया। तो m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पे वन वन फंक्शन मिलेगा। ग्रेटर देन अगर m की वैल्यू हो जाती है, कार्डिनलिटी ऑफ m ज्यादा हो जाती है, एक कार्डिनलिटी ऑफ a ज्यादा हो जाती है तो कोई वन वन फंक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर हम बात करें ऑन टू फंक्शन के लिए, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करें हम ए टू बी में, अगर m की वैल्यू लेस है तो कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आप उल्टा देख पा रहे हैं, अगर m की वैल्यू n से लेस है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज जीरो। वाई? ले लो भाई एग्जाम्पल, समझ लो इसको लेकर के। हमने क्या कहा कि m की वैल्यू लेस है, मान लिया वन टू दो वैल्यू ले ली और ए बी सी n की वैल्यू ज्यादा ले ली। ठीक है, इसको आप यहाँ मैप कर दें। ठीक है, और इसको कहीं भी मैप कर दें, यहीं पे ए पे कर दें या बी पे कर दें। ठीक है,
तो ये तो एक पॉइंट बचा रह गया ना यहाँ पर कोडोमेन में। और ऑन टू फंक्शन तब होते हैं कि जितने भी हमारे कोडोमेन का पॉइंट उनके लिए एक तो इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर ऑन टू हो नहीं पाया। तो अगर m लेस देन n है, ये m था और ये m था, तो कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास m की वैल्यू n के बराबर या उससे ज्यादा है, इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम, हम उसी a टू b की बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है, a टू b, ये कितने हो जाएंगे? ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n टू द पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस माइनस nc2 n माइनस 2, आप देखें याद रखने के लिए, nc1 तो n माइनस 1, nc2 तो n माइनस 2 टू द पावर m, फिर प्लस nc3 n माइनस 3 टू द पावर m एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह चलता चला जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? जब हमारे पास m जो है वो ग्रेटर देन n से होना चाहिए। ओके, आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा 1 1 2 फंक्शन को काउंट कैसे करते हैं। अब एक कंडीशन ये है कि अगर हम दोनों की डोमेन बराबर ले लें, ठीक है, तो ये एक क्या बन जाएगा? स्पेशल केस बन जाएगा। तो अगर हम क्या कर लें, हम यहाँ पे नोट लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि f जो हमारा फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ये कुछ ऐसे डिफाइन है कि कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b बराबर दोनों ही n हो जाती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे टोटल? पहले टोटल देख लो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे? n टू द पावर n हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास ncn इंटू फैक्टोरियल n। कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये सिर्फ फैक्टोरियल n के ही बराबर आएगा क्योंकि n से n की वैल्यू होती है 1। ओके, तो फैक्टर ये कितना होगा? n हो गए। इसी तरह से अगर हम ऑन टू की बात करें तो दोनों कोडोमेन और डोमेन बराबर हैं, तो ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे हमारे पास जो भी फैक्टोरियल n ही हो जाएंगे। ओके, तो क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास दोनों ही कार्डिनलिटी बराबर है तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दोनों सेम होते हैं। ओके, जब कार्डिनलिटी बराबर है। कार्डिनलिटी डिफरेंट है तो ये डिफरेंट नंबर आएगा। सो ये हमें याद रखना है कि अगर फंक्शन f a टू b डिफाइन है और कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर कार्डिनलिटी ऑफ b है, then every one one function is onto function as well as every onto function is one one function. So total number of onto function equal to total number of one one function. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए फॉर ए फंक्शन। हम कह सकते हैं कि उसके वन वन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे? कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन से। और अगर कार्डिनलिटी ए की ग्रेटर है बी से, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी मतलब कोडोमेन से ग्रेटर है, तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी हमारे पास वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा उस कंडीशन में। क्लियर है बात ये? सो चाहे तो एक नोट लगा सकते हैं यहाँ पर अपने समझने के लिए कि नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी वन वन, फॉर अ फंक्शन लिख लें यहाँ पर फ्रॉम सपोज a टू b टू सेट b, ओके, टू बी वन वन होने के लिए क्या कंडीशन है? वन वन कंडीशन होने के लिए कंडीशन है कि कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेसर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास 1%, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर हो जाती है कार्डिनलिटी ऑफ b से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a ग्रेटर हो जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन b से, देन कैन नॉट डिफाइन वन वन फंक्शन। ये आपको याद रखना चाहिए, उस कंडीशन में कोई भी वन वन फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। ओके, सो वन वन होने के लिए हमारी ये कंडीशन होना जरूरी है। ओके, अब इस तरह से अगर ऑन टू के लिए लिख ले तो ऑन टू के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के लिए ऑन टू होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर और इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो हम एक सेकंड नोट लगा सकते हैं यहाँ पर कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर a function from a to b is that cardinality of a is greater than equal to cardinality of b। ओके, that is, ये हमारी कंडीशन होगी। अगर ऐसा है, नोट इफ, अगर हमारे पास cardinality of a लेसर है b से, तो ऑन टू फंक्शन कैन नॉट डिफाइन। यहाँ लिख लें ऑन टू फंक्शन कैन नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑन टू के लिए कार्डिनलिटी ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो बस इतना ही था इसमें समझने के लिए ऑन टू फंक्शन को, और ये सब, और कुछ ज्यादा है नहीं। कुछ हम इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेंगे ज्यादा करेंगे तो। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सिमिलर सेट के बारे में कि दो सेट कब सिमिलर होते हैं। तो टू नॉन एम्प्टी अगर सेट है तो वे दोनों सिमिलर कहलाते हैं अगर उनके बीच में एक बाइजेक्शन मैप, मतलब 1 1 और ऑन टू मैप एग्जिस्ट करे, तो हम कहेंगे दोनों सेट सिमिलर है। जैसे कि हम एक ले लेते हैं इंटरवल, ले लेते हैं क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल 0 to 1, और पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं। हम देखेंगे कि इनके बीच में एक 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। तो जो हमारे पास ये वाला छोटा सा सेट है, चलो हम इसको लिख के डिस्कस करते हैं। सिमिलर सेट के बारे में बात करते हैं। अगर हम सिमिलर सेट्स क्या होते हैं भाई, कि लिख लें यहाँ पर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन ए एंड बी आर said to be similar sets if there exists a bijection or 1 1 map, there exists a bijection between a and b। ओके, ये लिख दें बिटवीन देम, सिंपल सी बात है। तो अगर हमारे पास फंक्शन a से b पे डिफाइन है तो ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे अगर 1 1 एंड ऑन टू मैप एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, कि a इज सिमिलर टू b, ये है सिमिलरिटी का साइन। जैसे मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि हमारे पास 0 to 1 एक इंटरवल है, 0 to 1, ये इतना इंटरवल, ये सिर्फ इतना इंटरवल जो है ना, ये पूरी रियल लाइन पे क्या है, उसके सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे पूरी रियल लाइन का। अब आपको लग रहा हो कैसे, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल सेट है और ये भी अनकाउंटेबल सेट है। जो अनकाउंटेबल सेट होते हैं सिमिलर होते हैं। ओके, सिमिलर सेट के कुछ अलग हम इसको इक्विपोटेंशियल भी कहते हैं और सिमिलर सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट है तो अलग केस है, लेकिन अगर फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट सिमिलर होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और दे हैव द सेम नंबर ऑफ कार्डिनलिटी। अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो हम कहेंगे दोनों सेट सिमिलर है फाइनाइट के केस में। ओके, तो अगर इसको भी एक नोट बना के लिख लें, अगर हमें सिमिलर सेट में बात करें फाइनाइट में, कि टू फाइनाइट सेट आर similar if and only if they have the same number of cardinality or same number of एलिमेंट, उनके अंदर का एलिमेंट बराबर है तो वे सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर समझना चाहते हैं आप तो मैं लिख लेता हूँ, ए कोई सेट लिख लेता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5, और बी ले लेते हैं सेट, उसके अंदर लिख लेते हैं सभी वो एक्स, कि एक्स इज वॉवेल्स, सच दैट एक्स इज वॉवेल्स का सेट ले लेते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों सेट सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि 5 ही हमारे पास वॉवेल्स होते हैं, 5 ही हमने यहाँ नंबर गिवन है। तो कार्डिनलिटी ऑफ यहाँ पर ए जो है वो बराबर है कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो दे आर सिमिलर सेट, ठीक है। अगर कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है तो हम ये सिमिलर कभी नहीं होंगे। नोट लगा लें इस बात को लिखने के लिए कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है यहाँ पर। इसी वजह से इफ कार्डिनलिटी ऑफ A not equal to cardinality of B, then A cannot be, then A cannot be similar to B, ये सिमिलर नहीं होगा अगर कार्डिनलिटी बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनाइट केस में था। अगर इनफाइनाइट सेट है, अगर दो सेट A एंड B इनफाइनाइट है, देन वी कांट डिनोट द कार्डिनलिटी, हम उनकी कार्डिनलिटी को ऐसे डिनोट नहीं सकते उनके अंदर कितने नंबर हैं। सो वी इंट्रोड्यूस द सम ट्रांसफाइनाइट नंबर, उनको ट्रांसफाइनाइट नंबर कहते हैं टू डिनोट द कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट सेट है ये। और हम अनकाउंटेबल सेट की बात करें तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अनकाउंटेबल सेट्स हैं। तो इनकी कार्डिनलिटी को हम ऐसे देख नहीं सकते कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है, क्योंकि पता ही नहीं हमें एन के अंदर कितने एलिमेंट है। तो इसके लिए एक स्पेशल नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया, उन नंबर्स को हम बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर, ओके। एलिफ नॉट, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उसमें उनकी सिमिलरिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में। ट्रांसफाइनाइट नंबर, ट्रांसफाइनाइट नंबर, ओके। सबसे पहले ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, जैसे हम इनफाइनाइट सेट ले सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें एन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है भाई, ये एक इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। इसकी कार्डिनलिटी ऑफ एन डिनोटेड बाय द दिस साइन, और CARD कार्डिनलिटी ऑफ एन को हम डिनोट करते हैं एलिफ नॉट से, ओके। एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं कार्डिनलिटी को, ये हो गई हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एन, ओके। तो ये एक एलिफ नॉट एक नंबर मान लिया, हम मान लेते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी एन एलिफ नॉट है, ठीक है। इसको हम एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं ट्रांसफाइनाइट, ये हमारे पास एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है, ओके। इसी तरह से अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो उसका नोटेशन है, उसको डिनोट करने कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, वो कितनी होती है C, उसको हम कंटिन्यूम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्स नॉट है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। एक्स नॉट क्या है, सबसे छोटा ट्रांस, अच्छा इनमें भी कंपैरिजन है कि ये कौन सा ट्रांसफाइनाइट नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एलिफ नॉट की ही बात कर रहे हैं, तो ये सबसे छोटा, इसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर, ओके। ये है स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे नोट की। सपोज हम बात कर लेते हैं अब C R के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम दूसरा ट्रांसफाइड नंबर डिस्कस करेंगे उसको सेकंड ट्रांसफाइड नंबर बोलेंगे। सिमिलरली तो इस सबसे छोटा हमारे पास हो गया एलिफ नॉट, उसके बाद जो आएगा उसको सेकंड ट्रांसफाइड नंबर बोलेंगे। तो हम आर सेट की बात करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, ये अनकाउंटेबल सेट है हमारे पास, इनफाइनाइट भी और अनकाउंटेबल है। तो अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करें हम, तो इससे डिनोट करेंगे और कह सकते हैं कि CARD कार्डिनलिटी ऑफ आर, ये डिनोट करते हैं हम C से, इसे बोलते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, कंटिन्यूम hypothesis, okay, I write again continuum hypothesis, okay, ये है continuum hypothesis। तो अब हमें यहाँ पे बात ध्यान रखने की ये है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ n है हमारे पास, वो लेस होती है कार्डिनलिटी ऑफ r से। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एलिफ नॉट जो है वो C से छोटा होता है, ठीक है। अब अगर टू इनफाइनाइट सेट के हम सिमिलर की बात करें, वे तब सिमिलर होंगे अगर उनके ट्रांसफाइनाइट नंबर सिमिलर है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं
सी की बात कर रहे हैं, मतलब आर की बात कर रहे हैं, और हम एन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर सेट नहीं है, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है, इनके ट्रांसफाइनाइट नंबर, इनके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफाइनाइट नंबर है वो सेम नहीं है। तो एक नोट यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए कि टू ट्रांसफाइनाइट नंबर, या कह सकते हैं टू इनफाइनाइट सेट, टू इनफाइनाइट sets are similar, two finite sets are similar if and only if they have the same transfinite number, same transfinite number. Okay, सो हमें ये पता लग चुका है कि जो एलिफ नॉट है वो तो सी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट सिमिलर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो अब जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर है, वो उसकी कार्डिनलिटी और एन की कार्डिनलिटी ये सिमिलर है, तो इस तरह के सेट जो होते हैं वो सिमिलर सेट हो जाएंगे। लेकिन सी जो है वो एलिफ नॉट, सी जो है वो मतलब जो आर है वो एन के सिमिलर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है इसके, अच्छा इनके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नंबर, वो इसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक है, जिनकी ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है वे कहलाते हैं काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और जिनकी कार्डिनलिटी सी होती है वे कहलाते हैं अनकाउंटेबल सेट। ओके, तो अगर हम कार्डिनलिटी के बारे में काउंटेबिलिटी के बारे में बात करें, तो कोई भी सेट वो है काउंटेबल सेट कहलाएगा इफ इट इज अ फाइनाइट, या तो फाइनाइट सेट है तो भी काउंटेबल होगा, या काउंटेबली इनफाइनाइट होता है तो भी हम उसे क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास काउंटेबल सेट है। ओके, सो ये छोटी सी बात समझने के लिए हमारे पास कि ट्रांसफर नंबर क्या होते हैं और हम किस तरह से जो हमारे सेट्स हैं उनको काउंट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में बात कर सकते हैं कि दो ट्रांसफाइनाइट नंबर हमारे पास हैं तो उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो हम काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।